ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 481 श्री चंदन चौहान। सर, प्रश्न संख्या 481। प्रश्न संख्या 481। क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या हमारे देश में चिकित्सक आम तौर पर रोगियों के उपचार के लिए मूल दवा सॉल्ट के नाम या जेनेरिक दवाओं के स्थान पर नुस्खे में दवाओं के ब्रांड नाम लिखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोगियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वे ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाएं खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और सरकार द्वारा चिकित्सकों के लिए ब्रांड वाली दवाओं के स्थान पर जेनेरिक दवाएं या मूल दवा सॉल्ट के नाम लिखना अनिवार्य बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने का विचार है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के रोगियों को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें? माननीय मंत्री महोदय। श्रीमती अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पे। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनके माध्यम से सस्ती दवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने का एक सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष जी, वर्तमान में प्राय में देखा जाता है कि विशेषकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के पर्चे पे ब्रांडेड दवाओं के नाम लिखे जाते हैं, जो अपेक्षाकृत महंगी होती है, विशेषकर ग्रामीण आंचल से, जिसके मरीज पे आर्थिक बोझ अत्यधिक पड़ता है। और जब सरकार ने पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोले हैं और डॉक्टर ब्रांडेड दवा नाम ही लिखने, तो मरीज इस केंद्रों के लाभ कैसे ले पाएंगे? अगर डॉक्टर पर्चे पर दवा के सॉल्ट कंपोजिशन का नाम लिखे तो मरीज के पास विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि बुखार के लिए पैरासीटामोल 650 लिखा गया है तो मरीज अपनी सुविधा से बजट के अनुसार इस ब्रांड की दवा। सदस्य संक्षिप्त में प्रश्न पूछो। प्रश्न काल है। जी माननीय। हाँ, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में नीति बनाने पर विचार कर रही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी पर्चे में सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखे, जिससे मरीज अपनी सुविधा से बजट के अनुसार किफायती विकल्प चुन सके? स्पीकर सर, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और हम जेनेरिक दवाइयों के दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं और दुनिया के तमाम देशों को आज हम लगभग 20% जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे देश में भी जेनेरिक दवाओं का उपयोग बढ़ सके, जिससे आम जनता की जेब पर खर्च कम हो। संक्षिप्त प्रश्न पूछा है कि क्या प्राइवेट डॉक्टरों को बता दो आप। इसलिए हमारी सरकार जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में हमारा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का 2002 का रेगुलेशन है, उसके क्लॉज 1.5 के तहत हमने ये नियम बनाया है कि जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो जेनेरिक दवाओं को ही प्रेस्क्राइब करेंगे और रैशनल प्रिस्क्रिप्शन पर ध्यान देंगे। इस संबंध में हमारे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उन्हें डीजीएचएस की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जा चुके हैं और जितने भी हमारे स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं सबको हमने एडवाइस किया है कि जेनेरिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को वो अधिक से अधिक बढ़ावा दें और डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करें, इसकी वो ऑडिट। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी धारणा है कि कुछ जेनेरिक दवाओं की प्रभावशीलता कम होती है और अलग अलग ब्रांड्स की गुणवत्ता में अंतर होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्या विचार करेंगी रोजमर्रा में जैसे जिस प्रकार से कई उपकरणों में स्टार रेटिंग होती है, दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता एफिकेसी के आधारित रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी और रेटिंग करके दवाइयों की स्ट्रिप पैकेजिंग पे अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो भी दवाएं मैन्युफैक्चर होती हैं वो जेनेरिक हो या ब्रांडेड हो, सभी दवाओं को उनको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई करना जरूरी है। इसके साथ ही जो हमारे न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 हैं, उसके हिसाब से कोई भी नया ड्रग जब अप्रूव होता है तो उसके पहले इनोवेटर ड्रग के साथ उसके जो बायो अवेलेबिलिटी और बायो एफिकेसी है उसको स्थापित किया जाता है। साथ ही हमारे देश में जितने भी ड्रग्स हैं
उनकी क्वालिटी की हम रूटीन तरीके से चेकिंग भी करते हैं। और इसके लिए हमारे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो बाजार से ड्रग सैंपल्स उठाते हैं जो हमारे सिडेस्को के लैब्स में जाते हैं। और अगर उसमें कोई भी NSQ, स्पूरियस या अनएडल्ट्रेटेड पाया जाता है तो हम उसकी जानकारी अपने सिडेस्को के वेबसाइट के ड्रग अलर्ट सेक्शन में भी देते हैं। इसके साथ ही ड्रग्स के पूरे क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने रिवाइज शेड्यूल M को भी जारी किया है, जिसके तहत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हो, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जितनी भी दवाएं आज हमारे देश के अंदर नागरिकों को दी जा रही है, जेनरिक हो या ब्रांडेड हो, सभी की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी सेम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो मान्य है और उसका पालन किया जा रहा है। श्री रामवीर सिंह विधुड़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, यदि यह अनिवार्य है तो क्या कारण है कि इन नियमों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? इन नियमों पर अमल हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है कि आप धन्यवाद देने में जो समय खर्च करते हो ना, उससे ज्यादा प्रश्न पूछने में समय खर्च कर दो। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत सरकार की ओर से, NMC की ओर से हमारे सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ये नियम है, ये रेगुलेशन है, ये कंपल्शन है कि उन्हें जेनेरिक नाम से ही दवाएं प्रिस्क्राइब करनी है और दवाओं के रैशनल यूज़ को, अप्रोप्रिएट यूज़ को बढ़ावा देना है। और इस संबंध में निरंतर हम स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे अस्पताल हैं उसमें हम स्वयं, मंत्रालय हमारा डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन को ऑडिट करता है। अगर किसी प्रकार की कोई वायलेशन की शिकायत आती है तो हम उसमें कार्रवाई भी करते हैं। और इसी प्रकार जो हमारी राज्य सरकारें हैं, उनके टेरिटरी में जो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो उनके सारे प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट्स करते हैं। प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट के लिए हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं NHM के तहत। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, कि आज जो हमारे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उनको एनकोस सर्टिफिकेशन देने के लिए भी प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट जो है वो एक जरूरी शर्त है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयों को प्रेस्क्राइब करें। और मैं इसमें रविंद्र वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंसर, डायबिटिक्स और दिल की बीमारी में जैसे महंगे इलाज के कारण पहले ही मध्यम वर्ग के परिवारों की जीवन भर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार ने जन औषधि योजना के जरिए उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है। मेरा प्रश्न ये है, क्या माननीय मंत्री जी सदन को बताएंगे कि हालांकि में इन गंभीर बीमारियों को कितनी नई और जीवन रक्षक दवाएं जन औषधि केंद्रों में शामिल की गई है और खुले बाजार में महंगे ब्रांड की तुलना में इन दवाओं को खरीदने पर आम आदमी का औसतन कितना प्रतिशत पैसा बच रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि हमारे देश के अंदर 2014 से पहले केवल 80 जन औषधि केंद्र से इसकी संख्या को आज हमने बढ़ाकर 18,000 से अधिक कर दिया है। और इन 18,000 केंद्रों के माध्यम से 2100 से अधिक किस्म की जो दवाएं और सर्जिकल उत्पाद हैं, वो आज देश के आम नागरिक को 50 से 90% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। इसमें बहुत सारी जो हमारी गंभीर रोग हैं उसकी दवाएं भी, जैसे कैंसर की, डायबिटीज की, इसकी दवाएं भी शामिल हैं। और ये जो तमाम प्रयास हमने किया है, इसके चलते आज आम जनमानस की इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 38,000 करोड़ रुपए का बचत हुई है, उनकी जेब से होने वाले खर्च में कटौती हुई है। तो लगातार हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दवाएं देश के कोने कोने में कम दामों पर हम देश के आम नागरिक को उपलब्ध करा सकें। क्वेश्चन नंबर 482 श्रीमती प्रतिभा मंडल। सर, क्वेश्चन नंबर 482। प्रश्न संख्या 482। क्या रसायन और उर्वरक मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि भू राजनीतिक व्यवधानों के मद्देनजर देश में उर्वरकों के लिए कितने प्रतिशत कच्चे माल हेतु आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है और इनके घरेलू विकल्पों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? यूरिया की अत्यधिक खपत और मिट्टी के पोषक तत्वों के असंतुलन को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं? और क्या हमारा देश महत्वपूर्ण सक्रिय भेषज सामग्री के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री महोदय। श्री जगत प्रकाश नड्डा, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। Sir, is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। सर,
the minister has spoken about correcting excessive urea consumption, but field reports indicate that the nutrient-based subsidy regime has not adequately encouraged balanced fertilizer. Sir, I would like to know from the Honorable Minister that will the government explain whether it is considering bringing urea under the NBS framework of rationalizing subsidy structure to ensure scientific and sustainable nutrient application. First of all, I would like to enlighten the Honourable Member that many steps have been taken for a balanced fertilization and reducing the urea use. And for that scientific nutrient application, according to the study of the ICAR, Indian Council for Agricultural Research, which promotes the soil test-based fertilization. And also for this, we have also introduced the soil health card for the farmers, and approximately 24 crore farmers have got the soil health card, so they can understand how and what type of fertilizer they need, and which soil needs which type of fertilizer and how much they need, and for which crop they need. So balanced NPK use, and instead of the excess nitrogen, that has been curtailed, and we have tried to see to it that we have a balance in it. The same way the integrated nutrient management is concerned, and the combines chemical fertilizers with organic sources, that is also taken care. Efficiency in the improvement which we have also undertaken is we encourage split application of nitrogen and proper placement of fertilizers from time to time. That is also we have done. One thing more I would like to add, that for a balanced we have encouraged for sustainable practices, and for sustainable practices we have promotion of the biofertilizer and organic farming, and the same way better soil and water management to reduce the nutrient losses. Now, as far as your question is concerned about urea, we do not have any policy at this point of time to include it in NBS. Honorable Member. Sir, in view of the continued import dependencies for fertilizer, raw materials and PAIs, will the minister clarify whether the government has conducted any comprehensive vulnerability assessment of the supply chains, particularly in the context of ongoing global conflicts, and whether any strategic reserve policy is being considered to safeguard farmers and the pharmaceutical sector from sudden shortage. I would like to again enlighten the Honourable Member that as far as it is very clear that we have got very limited reserves of the raw materials. And so raw materials we are importing for rock phosphate, for sulfur, for natural gas, ammonia, phosphoric acid and MOP potash, muriate of potash. Here also I would like to enlighten the Honourable Member that we are going for long-term agreements with various countries so that we can ensure the raw material supply chain for as far as India is concerned. And we have gone for long-term agreements with Jordan, with Morocco, with Saudi Arabia, Oman, and a few more countries. Here also I would like to say that we have also increased the production of the urea. As far as the production is concerned, from 230 lakh metric ton, now within 10 years the increase is to 315 lakh metric ton. So it's an increase of 85 lakh metric ton which we have done. The same way new plants have been set up after 2014. Plants have been set up in Gorakhpur, in Sindri, in Barauni, in Ramagundam, in Pangad and Gadepan, and 76 lakh metric ton of urea has been increased in the last 10 years. So we are trying to see to it that how we have to ensure as far as the raw material supply is concerned from various countries to be imported to India for making of the fertilizer. As far as the pharmaceuticals are concerned, I would like to enlighten again the Honourable Member that we have tried to reduce the import dependence in active pharmaceutical ingredients. And at one point of time, India used to import 2,000 categories of APIs, bulk drugs, worth $4.35 billion. Now the major sources where from we were getting these APIs were from China, from European Union, Singapore, USA, Japan and Switzerland. Now here also we have introduced under the dynamic leadership of Prime Minister Modi,
we have introduced two programs. One is the PLI scheme for bulk drugs, and 6,940 crores have been allocated for that, and which to incentivize domestic manufacturing of 41 critical active pharmaceutical ingredients, key starting materials, KSM, and drug intermediaries. So this is what we have added. The same way, another scheme is the production-linked incentive scheme for pharmaceuticals, and 15,000 crore rupees have been allocated for that. That promotes the high-value drugs of APIs, and we are also setting up 3 bulk drug parks, one in Andhra Pradesh, one in Gujarat, and one in Himachal Pradesh, with a common infrastructure to see to it that that APIs are produced here in India. Here also, I would like to say that we have also gone for anti-dumping safeguards by the DGTR, and the good news is that 190 plus APIs are now being manufactured domestically for the first time. And for the first time, sulfadiazine, penicillin G, clovinic acid, and para-aminophenol, all these, here we are going for a gradually decrease the import and increase the domestic production. Srimati Supriya Sule. Today's reply, the Honorable Minister has said in the National Green Hydrogen Mission, you have talked about green ammonia as a fertilizer option. Sir, there were media reports that in the green ammonia, you've had a very, I must compliment the Mantralaya, that you've had a very good and a transparent bidding thing, the process that you have followed. So if the bids are done, why is the government not signed up the legitimate companies, the takeoff contracts were signed between people who have won the bids, were with the fertilizers company. Considering the global situation today the way it is, India would be, and that was the whole idea of this, to make it ammonia free so our imports become less and we have more indigenous green ammonia. So why are these contracts not being signed? So it will expedite the program. So what is the Mantralaya doing about that? And how soon would they be, or is there be any change in policy? Okay. Thank you, sir. As far as the green hydrogen mission is concerned, I would like to enlighten the House that 7.24 lakh metric ton per annum green ammonia and fertilizer companies are producing for P&K. So this is a new initiative which has been taken by Government of India under the leadership of Prime Minister Modi. One thing, what you have asked about the question about the process and about the policy, I think this needs more information. So if you can ask me separately, I'll try to give the answer. Shri Nishikant Dubey. अध्यक्ष महोदय, ये जो जवाब है माननीय मंत्री महोदय का, ये देश की हालत शुरू से बहुत खराब है सर, क्योंकि मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो अपने को इंपोर्ट ही करना पड़ता है, मतलब। लेकिन हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है कि 3000 का खाद जो है वो 300 रुपये बोरी में 265 में मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये प्रश्न है सर कि अभी खाड़ी का युद्ध चल रहा है और उसमें रॉ मटेरियल जो है एक बड़ी समस्या हो गई है। किसानों को फर्टिलाइजर चाहिए और हम सस्ते दर पर देना चाहते हैं। इस युद्ध के कारण जो फर्टिलाइजर की कमी हो रही है उसके लिए भारत सरकार क्या नीति अपना रही है जिससे कि महीने 2 महीने के लिए जो है किसानों को कोई परेशानी नहीं सामना नहीं करना पड़ता? अभी जरूरत थोड़ी पड़ेगी किसानों को। अभी पड़ेगी सर ना, महीने 2 महीने बाद खेती चल रही है सर। हमारे यहाँ अभी खेती चल रही है सर। मैं जिस इलाके से आता हूँ, सभापति 1 मिनट केवल सर, मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ 4 फसल की खेती होती है सर। 4 फसल। और अभी हमारे यहाँ मिर्च और अंडी जिसको कहते हैं सर, मतलब रेपसीड जो इसको कहते हैं, उसकी खेती है सर। हमारे यहाँ 2 ही होती है, इसलिए मान्य। वैसे ये प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से और इस हाउस के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक खाद का सवाल है, फर्टिलाइजर का सवाल है, माकूल पर्याप्त खाद की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और हमारे रिजर्व्स हैं, और कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बातचीत की है और मैंने सबको कहा है कि ये जो बेटे नहीं बोलते, ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, इस पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडारण है और उस भंडारण के व्यवस्था के कारण किसानों को सही समय पर खाद जितनी चाहिए वो मिलेगी। आप एक बात बताइए, जब मंत्री जी सदन में जवाब दे रहे हैं
और जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं तो आप क्यों सवाल उठा रहे हो? कमी हो जब उठाना ना, अभी तो कमी नहीं है ना। मनीष तिवारी जी, अभी कमी है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक जो खाड़ी के देश है उससे $11 बिलियन का फर्टिलाइजर भारत ने आयात किया था। जो 49% नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं वो सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और यूएई से आते हैं। 4 हफ्ते से जो हॉर्मूज की स्ट्रेट है वो बंद पड़ी है और उसके कोई खुलने के आसार भी नहीं लग रहे, जिस तरह की युद्ध की परिस्थिति है। 40 जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज हैं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जो सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट है जो कतर फर्टिलाइजर कंपनी चलाती है वो फर्टिलाइजर प्लांट कतर ने बंद कर दिया है और हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कतर के साथ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, खरीफ का जो सीजन है बुआई का वो तो निकल जाएगा, पर आने वाला जो रबी का सीजन है और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है खाड़ी के देशों के ऊपर, इससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति है? What diversification are we attempting in order to ensure that the next sowing season is not impacted? वैसे ये मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जैसा इन्होंने खुद ही माना कि खरीफ सीजन के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण है और उसकी व्यवस्था है, किसानों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। We are also looking for diversification, new markets, new areas, where from we will get raw materials also for फर्टिलाइजर, और उसके लिए हम पूरी रणनीति बना करके प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 483 श्री राजा भाव पराग प्रकाश वाजे। सर, क्वेश्चन नंबर 483। प्रश्न संख्या 483। क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि महाराष्ट्र के नासिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर सुरगाना, त्रयंबकेश्वर, पेठ और इगतपुरी जैसे जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, CHC तथा ग्रामीण और जिला अस्पतालों में चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सों और पैरा चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या इन क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, कुपोषण नियंत्रण तथा डेंगू और मलेरिया जैसे जल जनित और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में सचल चिकित्सा इकाइयों, टेलीमेडिसिन सेवाओं और एम्बुलेंस नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार का विचार नासिक जिले में स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन, अभिघात केंद्रों की स्थापना और बहुत समय से लंबित रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष पैकेज प्रदान करने का है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। of the House. Honorable Speaker, sir, the Honorable Minister's answer notes that only 6 trauma care facilities have been sanctioned for the entire state of Maharashtra under the NPP, MT and BI. Nasik is a critical junction for major national highways. Nasik is also a major industrial hub, and Nasik will host the upcoming Kumbh Mela, which is the world's largest human gathering. आपका सवाल क्या है? By what criteria was Nasik excluded from these 6 sanctioned trauma care facilities, and does the government has any plans to include Nasik? As far as the central government is concerned, Ministry of Health and Family Welfare, the Health Department gives the technical and the financial support for strengthening of the infrastructure and component of training part as far as the states are concerned. It is the responsibility of the state to give the proposals to the central government, which we call as the Program Implementation Plan, PIP. Yearly, a review is taken by the state government. The state government decides, and they plan the proposal for the next year, what infrastructure they need and how much money they need. That PIP is approved by the state government. It comes to the central government, Ministry of Health and Family Welfare, and then we give the money accordingly. So the plan has to be done there. If they have not included Nasik, we can't include it. So it is they who have to see to it. माननीय सदस्य, Will the Honorable Minister clarify what specific interventions, funds and human resource support have been approved by the central government
specifically for Nasik district's tribal blocks, and whether any time-bound plan exists to fill specialist vacancies through centrally supported schemes. Sir, I would like to enlighten that with the help of the central government, the Ayushman Arogya Mandir in the sub-health centers are 437 which have been established in Nasik. In primary health center, the Ayushman Arogya Mandir, 112, and urban PHCs 47, and urban SHCs 135. As far as the Ayushman Arogya Mandir which are operational in Nasik is 738, and the EPS is 690, and the cumulative footfall in Nasik is in the Ayushman Arogya Mandir for the last year has been 2 crores. Here I would also like to share with you that as far as the MMU mobile unit is concerned, Nasik has got 5 in the district, and as far as the doctors and paramedics are concerned, the total strength is 2,107, and at the moment 1,773 are filled up, 334 are vacant. It is for the state government to see to it that the paramedics and doctors are appointed. What we support is, we have a program where we say, you quote, we pay. So it is negotiable also. The same way we also encourage that in PG seats, if anybody does a rural training and a rural duty, he is given an advantage in the PG seats. The same way we also see to it that the specialists get an opportunity to the students, the MBBS doctors who go to the rural areas, they are also financially given more benefit so that they are deputed there and so they work there. श्री शिवाजी कलगे, वो डॉक्टर हैं सर, आंखें के डॉक्टर है वो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कौन असली है कौन नकली है देखना पड़ेगा पहले, वो असली है। थैंक यू सर। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डेफिसिट में है। उसकी वजह से वहाँ पे रहने के लिए डॉक्टर्स बहुत बार ना बोलते हैं। वहाँ पे क्वार्टर्स अच्छे नहीं है या बाकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, तो इसमें डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? माननीय मंत्री, थैंक यू सर। भारत सरकार की तरफ से, जैसा मैंने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन में हर साल जो आपकी डिमांड्स आती हैं, उन डिमांड्स के अनुसार हम आपको एक एनवेलप देते हैं, उस एनवेलप में हम उसको पूरा करते हैं। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभीम में 64,180 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे कैबिनेट ने, जिसमें से 1,086 करोड़ रुपए PM अभीम में महाराष्ट्र को दिए गए हैं। उसी तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन में 7,063 करोड़ रुपए ये भी 15th फाइनेंस कमीशन में महाराष्ट्र को दिए गए। अब ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और हमारे MP से मेरा निवेदन है, क्योंकि ये प्रश्न का लाभ उठा करके मैं आपको इस बात से बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से वहाँ पूछिए कि आपने PIP में, नेशनल हेल्थ मिशन में क्या आपने प्रपोज किया है, और उसमें आप अपने तरफ से जो आपको लगता है कि इस लोगों की आवश्यकता है उसको जुड़वाइए। वो वहां पर आप उसको जब जुड़वाएंगे तो वो स्टेट अप्रूव करेगा, स्टेट अप्रूव करेगा तो हम देंगे। जोड़ेगा तो नियम से साहब, बेनियम से थोड़ी जोड़ेगा। नहीं, अध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या होती है कि हमारे MPs का पार्टिसिपेशन नहीं है। मैंने सबको व्यक्तिगत रूप में चिट्ठी भी लिखी है, और मैं आपसे फिर से अपील करता हूं कि आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और आपके पार्टिसिपेशन के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर से आप पूछिए कि क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन पैसा देता है, और उन कंपोनेंट्स को आप स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। सिन्हा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद सहित बिहार में विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है, जिसके कारण उचित राज्य की है ना, वो तो व्यवस्था। क्या माननीय मंत्री जी बिहार सरकार से वार्ता कर केंद्रीय टीम बनाकर जांच कराते हुए इन कमियों को दूर करने का कोई ठोस उपाय माननीय मंत्री बनाएंगे? मैं माननीय सदस्य जी को यही बताना चाहूंगा कि यह काम प्रदेश सरकार का है,
और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का है। आप अपने स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो इसका रास्ता निकल सकता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन में हम उनको, जो लोग दूर दराज के एरिया में लगते हैं, उनको फाइनेंशियल दृष्टि से उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा करने की बात होती है वो नेशनल हेल्थ मिशन से किया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा, यू कोट वी पे, डॉक्टर कोट करे हम पे करें, ये नेगोशिएबल है, तो इस नेगोशिएबल का भी वह उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर बी शबरी। Sir, our country's training capacity is the strongest, sir. BSc nursing institutes have expanded from 1641 in 2014 to 2500 now, sir. However, training is not a problem, but retention is a problem, sir. In spite of 2 lakh people per annum, nurses being trained, most of them are migrating to the other countries, especially UK, sir. And nurses to population ratio is about 2:1000, which we are supposed to have 3:1000 according to WHO norms, sir. So I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, what is the reason behind migration of the nurses if it is not for the pay or incentives, or what is the government doing to improve the retention, sir? Thank you. Sir, what we are trying to see to it that we increase the number of the trainees. That is what we can do. But we can't ask anybody. It's a democratic country. We can't ask that you have to serve here only and you can't go outside. They go because of the better future. And everybody wants to make their own career. But what we are trying to do is that we see to it that we increase the number of the students in the training part, and we also see to it that good incentives are being given in the government level and at the private level. श्री जयप्रकाश जी। माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बाडरा हरियाणा में कैंसर रिसर्च, ऑल इंडिया कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था यूपीए गवर्नमेंट, इसमें 8-10 टावर और बनने थे, एम्स का जो पार्ट था, तो वो कब पूरा होगा? और एक मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि 6-7-8 पार्ट बन जाएंगे, एम्स में जो लोड ज्यादा है उसका लाभ भी होगा और वहाँ जमीन बहुत ज्यादा है, 400-450 एकड़ के करीब है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कैंसर का बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, उसमें प्रतिदिन जो ओपीडी हैं वो बहुत कम पड़ती है, और जिन लोगों को ऑपरेशन होने हैं स्पीकर सर, समय बहुत लंबा लग जाता है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स का ऑपरेशन का उपाय करे जाए, और हमारे जो बाकी जो टावर बनने हैं वो कब तक बन जाएंगे? धन्यवाद। ये प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, आप अलग से हमारे पास आइए चैम्बर में, हम आपसे चर्चा करके इसका क्वेश्चन नंबर 484 श्री सुरेश कुमार कश्यप। क्वेश्चन नंबर 484। प्रश्न संख्या 484, क्या रसायन और उर्वरक मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में बाजार विकास सहायता योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। Sir, the answer is laid on the table of the house. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर दिया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण प्रणाली और सब्सिडी के लाभ को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय मंत्री, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सरकार पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की आपूर्ति श्रृंखला, भंडारण और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु क्या विशेष कदम उठा रहे हैं? जहाँ तक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम का सवाल है, भारत सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस का उपयोग करें, और ऑर्गेनिक मैन्यूवर जो है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूवर, जो ऑर्गेनिक कार्बन एनहांसर है, उसको इस्तेमाल में लाएं, जिसके माध्यम से ज़मीन उर्वरक भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, सॉइल भी अच्छा रहेगा। उसी तरीके से लिक्विड जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूवर है, उसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, और इसके लिए हम 1500 प्रति मेट्रिक टन ये हम उसमें सब्सिडी भी देते हैं। इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। ये जो इस योजना को गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन गोवर्धन
इनिशिएटिव जिसमें कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस प्लांट्स, इनको हम सपोर्ट करते हैं। लगभग 133 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं और जो रजिस्टर्ड हुई हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, कोई रजिस्टर्ड नहीं हुई है और इसलिए वहाँ पर कोई इस तरीके का हमको प्रोत्साहन देने का अभी तक सवाल नहीं उठा है। कोई इनिशिएटिव कर लेगा तो उसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि अगर रासायनिक बनाम जैविक उर्वरक की बात करें तो बाजार विकास सहायता योजना एमडीए के माध्यम से मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा, और साथ ही साथ इस योजना से रासायनिक उर्वरक के आयात में कितनी कमी आएगी और भविष्य में इसका क्या लाभ हो। जहाँ तक ये बायोगैस का सवाल है और ये जो हमारे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का सवाल है और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का सवाल है, निश्चित रूप से यह अपने धरती माँ को उर्वरक रखने में और उसको अच्छा रखने में, उसकी सॉइल की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। लेकिन यह हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फार्मर्स को ट्रेनिंग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से उनको हम प्रोत्साहित करें कि वह रसायन के साथ साथ हमारे जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसका भी वो उपयोग करें। तो इसलिए ये है तो लाभकारी, लेकिन इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो स्कीम्स भारत सरकार ने चलाई हैं उनके माध्यम से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इसके यूज़ में धीरे धीरे कमी आ रही है और लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर भी जा रहे हैं। श्री डी प्रसाद राव। Honorable Speaker, sir, the Market Development Assistance Scheme has been introduced to promote the use of organic fertilizers and reduce dependency on chemical inputs. As noted by the Standing Committee, during financial year 24-25, 59.57% of the allocated funds remained utilized. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, what steps are being taken by the government to improve the fund utilization under the scheme? Thank you. We are encouraging the State Agriculture Minister to see to it that these funds are utilized timely and these funds are utilized by the farmers and for their own benefit. Question number 485, श्री डी पूर्णेश्वर देशरी। प्रश्न संख्या 485। क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देश में डिजिटल केस प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से बाल परिचर्या संस्थाओं का आधुनिकीकरण करने का है? यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ख, उक्त संस्थाओं में निगरानी, कर्मचारियों की व्यवस्था और अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? ग, क्या विगत 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA के अंतर्गत दत्तक ग्रहण संबंधी समय सीमा में कमी आई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? घ, क्या संस्थागत परिचर्या के दायरे से बाहर निकलने वाले बच्चों के पुनर्वास संबंधी परिणामों के संबंध में स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और अंग, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में बाल यौन शोषण के संबंध में जागरूकता अभियानों का विस्तार किया गया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, good nurturing and stimulating environment is very important for the holistic development of a child, more particularly the psychological development, sir. There have been various interventions that have been outlined in the answer that has been given by the Minister with regards counseling, life skill training, education as well as healthcare interventions. However, sir, the children in the CCIs are regimented and there's somehow the feeling that there is lack of care and love that is being expressed. Sir, this gives us the feeling that there is a lack of long-term vision for children in the CCIs. I would like to know from the Honourable Minister through you, sir, whether the Ministry is willing to partner with apex premier institutions like NIMHANS to launch a mandatory standardized digital module on trauma-informed care such that the superintendents of all the CCIs are professionally equipped to handle the psychological needs of the children, sir. श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री। उत्तर सभा पटल पर रख दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कानून किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य दंड के बल्कि कानून से संघर्ष कर रहे बच्चों को पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण, जबकि किसी भी बच्चे को अवलोकन गृह, विशेष गृह
रखा जाता है। उसके लिए एक सामाजिक चार्ट रिपोर्टिंग तैयार की जाती है। उसके आवश्यकता पृष्ठभूमि आपराधिक प्रकरण के आधार पर व्यक्तिगत देखभाल योजना बताई जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, व्यवहारिक चिकित्सा जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है जो कि उनके भावनात्मक विकास में सहयोग होती है। इसके अलावा उनको नैतिक और कानूनी शिक्षा, सामुदायिक सेवा अवसर और अनौपचारिक शिक्षा सुविधा भी दी जाती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को रोजगार, शिक्षा सहायता प्रदान की जाती है। पुनर्वास के बाद बच्चों को निगरानी और सहयोग के बाल कल्याण समिति द्वारा की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने के लिए बच्चों को कोई भी अपराध रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, सुनिश्चित किया जाता है जिसके सामाजिक नई शुरुआत की दूसरा अवसर भी मिल सके। माननीय मेंबर्स सप्लीमेंट्री। Sir, my question was more on collaborating with the Apex institutions, sir. But however, sir, my second supplementary would be that there is a Nirbhaya fund in the country which our cities are using very pretty robustly, sir. But however, to extend the protective shield to children in backward areas and more particularly in the rural areas, is the ministry planning to utilize the Nirbhaya fund allocations to launch a specialized mobile child protection squad which is equipped with digital reporting system and on-board counseling, sir, to conduct immediate POSCO rescues and awareness directly at the panchayat level? Okay. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हमने की है जो कि 112 के माध्यम से हम बच्चों को हेल्प करते हैं और निर्भया फंड के माध्यम से कई तरह के बच्चों को हम सहायता करते हैं जो वात्सल्य मिशन के अंतर्गत हमारी योजनाएं चलाई जा रही जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको सहायता प्रदान करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 486 डॉक्टर मोहम्मद जावेद। प्रश्न संख्या 486, क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों एम्स में वर्तमान में संकाय सदस्यों के लगभग 2000 पद और सहायक स्टाफ के लगभग 15,000 पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और सरकार ये किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि इन संस्थानों का कार्यकरण प्रभावी तरीके से चले और इन उद्देश्यों को पूरा करें जिनके लिए इनकी स्थापना की गई थी? थैंक यू वेरी मच सर। सर, 3 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आवाम से डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, और ये सरकार तीनों में बहुत पीछे है सर। आप सवाल पूछो। जी, वो सवाल ही पूछ रहा हूँ सर, कुछ जानकारी देते हुए सर आपकी इजाजत से। सर, एम्स में 6,297 पोस्ट में 2356 पोस्ट खाली हैं जो 38% है, और नॉन फैकल्टी में 59,000 में 17,235 है जो 30% खाली है। और मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं सर, एम्स दिल्ली का, वहां पे डेली पेशेंट, आउटडोर पेशेंट्स आते हैं, ओपीडी पेशेंट 16,000, फिर इमरजेंसी अलग 600-800 आते हैं, फिर इन हाउस पेशेंट्स हैं। तो इतनी वैकेंसी में कैसे ये काम चला रहे हैं? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि ये जो वैकेंसीज हैं इसको कब तक भरेंगे? दूसरा ये है कि भरते वक्त जो आरक्षण का है उसको, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? और पेशेंट जो हमने बताया सर, तो पेशेंट की संख्या को देखते हुए जो सैंक्शन पोस्ट है उसका कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 50% स्ट्रेंथ में इतने आबादी को कैसे ये केटर करते हैं? अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मंत्री महोदय, हेल्थ सर्विसेज ठप हो जाएंगी सर, वो भी एम्स में। महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने तो है लेकिन ये प्रश्न काल है, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले तो माननीय सदस्य ने प्रश्न के पहले टिप्पणी की, तो मैं टिप्पणी का भी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा, एक मिनट आप सुनिए ना आराम। इन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है। मैं रिकॉर्ड को जरा सा सामने रखना चाहता हूं। आपने 1960 से लेकर 1998 में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला, एक। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 6 खोले और मोदी जी ने 23। तो इसलिए पहले तो ये दिमाग के अपने पटल से निकाल लीजिए
कि यह सरकार पीछे है, यह सरकार कई गुना आगे है, इस बात को समझ लीजिए। पहली चीज, जहां तक आपने सवाल किया, ये मैं अब इसके बाद मैं सवाल के उत्तर, क्योंकि राजनीतिक विषय हो गया मेरा, अब मैं आता हूं स्वास्थ्य के विषय। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हम हल्के में ना लें। ये एक ब्रांड है और ये ब्रांड दुनिया में स्थापित है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इस इंस्टीट्यूट को बनाने में हमने स्टैंडर्ड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 1960 से लेकर 98 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बनाया, एक। अब आप सुनना चाहते हैं तो बोलूंगा ही ना। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जहां तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स का सवाल है, हम उनके स्टैंडर्ड्स के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अभी आपने खुद ही अपने प्रश्न में कहा कि दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी फैकल्टी की कमी है, लेकिन दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दुनिया भर के मरीज आज भी आते हैं और वो वहीं अपना इलाज कराते हैं। इसलिए और इसी को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं सब जगह। अब हमने किया क्या है, देखिए, अब आप सुनना चाहेंगे? आप बोलें। हमने किया क्या है? एक तो सिलेक्शन कमिटी, पहले हर सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमिटी बनती थी। हमने सभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए अलग अलग सिलेक्शन कमिटी बनाई है। दूसरा, सिलेक्शन कमिटी साल में 4 बार इंटरव्यू लेगी, हर क्वार्टरली, और हर क्वार्टरली के लिए वो सिलेक्शन कमिटी बदली नहीं जाएगी। अगर हमें उसमें सूटेबल कैंडिडेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगला इंटरव्यू होगा। इस तरीके से हमने कोशिश की है कि हम स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से 4 साल में ले, और उसमें हम इसके साथ साथ जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं उनको भी हमने इंगेज करने के लिए उसकी भी फैसिलिटी हमने दी है। हमने विजिटिंग फैकल्टी स्कीम को भी हमने बढ़ावा दिया है, और विजिटिंग फैकल्टी स्कीम में कोई विदेश से भी आकर के यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी में रहना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था की है, और लोग आ रहे हैं अपने देश के प्रति प्रेम रख करके। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सवाल है, नॉरसेट, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सारे देश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए साल में 2 बार टेस्ट लेता है और उसके माध्यम से रिक्रूट करता है। उसी तरीके से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स दिल्ली के कंडक्ट कराता है, और यह भी साल में अब 2 बार किया जा रहा है, और ताकि इसमें हम उसको जोड़ सकें। इसी तरीके से जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन नेशनल इंस्टीट्यूट्स का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली एम्स कराता है, और यह भी साल में 2 बार होता है, ताकि हम जूनियर रेजिडेंट्स को एम्स में हम उसके लिए रिक्रूट कर सकें। और इसी तरीके से हम INI सुपर स्पेशलिटी एग्जाम एम्स दिल्ली कराता है सारे देश के एम्स के लिए, और इसके माध्यम से हम सीनियर रेजिडेंट हम अपने एकेडमिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हम करते हैं। तो एक हमारा प्रयास है कि कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट चलती रहे। देखिए, पिछले 10 सालों में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आई हैं। आप यू सी दी नंबर, एक इंस्टीट्यूट को क्वालिटी डॉक्टर से भरने में तो आज दिन तक हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 23 इंस्टीट्यूट जो 10 साल के अंदर में आई हैं, और मैं फिर बता दूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी को अच्छे तरीके से खड़े होने में कम से कम 10 साल लगता है। और प्लीज, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हम व्यक्ति अगर उस स्टैंडर्ड का होगा तो रखेंगे, नहीं तो नॉट फाउंड फिट करके हम उसको रिजेक्ट करके हम अगले की तरफ हम देखते हैं। सर, मेरा जवाब आया नहीं सर। मैंने सिंपल सा पूछा था कब वैकेंसी भरेंगे, और सर मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि 20,000 पेशेंट्स का इलाज करने में 800 फैकल्टी सक्षम नहीं है। तो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब सर से नहीं मिल पाया। एक मिनट। दूसरा सर, सप्लीमेंट्री में पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया या बता रहा हूँ कि उस लगभग 18-20 हज़ार पेशेंट्स जो डेली आती हैं, उसमें 1500 से 2000 बिहार से आते हैं, मेरे राज्य से, विच इज़ अबाउट 15%। बिहार में 29 फरवरी 16 को हेल्थ मिनिस्ट्री को जब यहाँ से प्रपोजल गया सेंटर से कि बिहार में भी खोलना है, तो ये 27 जिलों में चिट्ठी गई कि भाई किसके पास 200 एकड़ जमीन है। सर यार एक मिनट, 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद 4, 6, 16 को यहाँ की बात किशनगंज जिला से ये प्रपोजल गया कि हमारे पास 200 एकड़ जमीन है।
माननीय और मंत्री जी, 1 महीने के बाद सर 16-17 छोटे छोटे किसान लोगों ने जमीन एम्स को दान किया कि वहां पे एम्स बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किशनगंज को नहीं दिया गया, ये दरभंगा को दिया गया। और दरभंगा में सर 187 सर आधा सेकंड सर 187 एकड़ है, 200 एकड़ नहीं है जो मांग थी, 187 वो मार्शी लैंड है। और इलेक्शन से पहले अनाउंस हुआ, इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन होता था तब तक फाउंडेशन हुआ सर। 1264 करोड़ में लगभग 40 करोड़ खाली गेट बनाने में लगा सर, उसमें कम से कम 20,000 करोड़ लगेगा, मार्शी लैंड में कभी नहीं बन पाएगा। मैं जानना चाहता हूं किशनगंज सर, इन्होंने बताया, माननीय सदस्य ने कहा कि कब पद भरे जाएंगे। ये भरे जा रहे हैं, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर 3 महीने पर एक इंटरव्यू होता है जिसके माध्यम से भर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड का होगा तो कब भरेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही, इनको पीड़ा है, किशनगंज की बात सही है, ये वहां से सदस्य है, होनी भी चाहिए पीड़ा, लेकिन बिहार सरकार ने हमको दरभंगा की जमीन दी। दरभंगा की जमीन पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। आपने जो मीशी जमीन, ये जो बोले, जो आपने बताया जमीन के लिए, उसके लिए हमने माशी जमीन, उसके लिए हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फिर से हमने उसको रीडू किया। रीडू करने के बाद पाइलिंग सिस्टम पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा में बन रहा है। और पिछले ही कैबिनेट में, जो अभी 2 दिन पहले हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 700 करोड़ रुपए दरभंगा को एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 2000 करोड़ रुपए का दरभंगा का मेहताब जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Minister has very rightly stated that around 24 aims are in the making and already 18 are functional. And this has happened within last 11 years. And I believe the Minister is aware in 2000-2001 when Atal Bihari Vajpayee went to lay the foundation of Bhubaneswar AIIMS, that time there was great hope and still people also cherish that moment. My question is relating to the appointment of retired professors, additional professors, assistant professors of government medical colleges and also from institutes of national repute who may be recruited. This provision is there already. But my question here is whether the professionals, medical professionals of armed forces also equally qualify to be recruited in AIIMS so that the vacancy for faculty can be filled up. Another point which I would like to mention here, sir, through you, is relating to the non-faculty recruitment. As the Minister has very rightly mentioned, the provisions that is prevalent today is that non-faculty recruitment is done in an all India basis. And there actually the problem lies. Say for instance in Bhubaneswar, despite last 25 years of functioning of AIIMS, in the non-faculty there are 935 vacancies in non-faculty. Unless you allow the regional or the AIIMS of the Bhubaneswar or other staff selection committee to recruit non-faculty members, it will be very difficult to get local talent to be recruited there. People being selected from Bhubaneswar cannot go and work in Guwahati or in other places. Will the Minister consider it? Sir, as far as the first question is concerned about the Armed Forces Medical College, the Armed Forces Medical College doctors also are free to appear for the interview for the All India Institute of Medical Sciences whenever they want. As far as the retired professors are concerned, this I'll consider, because I do not know actually at this point of time whether the Armed Forces Medical College retired professors are taken in All India Institute of Medical Sciences, but I'll get it examined. This I would like to say. As far as the non-faculty is concerned and their recruitment is concerned, their appointment is concerned and the recruitment process is concerned, the suggestion by the Honourable Minister is that we should look, in a for recruitment on a regional basis. Here I would like to say that although the examination is taking place at the all India level, but the options are given, and options are given to the candidates where they want to join and to serve. And according to the options also, we see to it that the candidates who belong to that region, they should be appointed there. Manikam Tagore ji. Thank you, sir. Sir, Honorable Minister,
in 2019, when he was the earlier Minister in Health and Family Affairs, has laid a foundation stone in Madurai AIIMS. And because of many issues and others, the delay continues. It's been now 7 years, and we hope that this year and the later year, it will be able to be opened. But it is working in Ramanathapuram, as we know. I think that in the reply, sir, you had mentioned that among the sanctions strength of 183, vacancies are 109. That is 70% of the faculties are vacant, and non-faculty is so bad that 1,011 positions, 972 are vacant. That is 90% is vacant. In the meantime, on March 11th, sir, there is a advertisement called, and there is a recruitment drive happening for 7 positions. In that also there is EWC category, EWS category with 10%. One seat has been allotted, but the SC community with 15% has no allocation of the seats itself, sir. I wrote a letter regarding that to yourself, sir, yesterday only. And I hope that the roster which is followed in Madurai AIIMS should also be followed. And when is the recruitment drive will also be filled, as the AIIMS is going to be opened in the near future. Sir, I assure the member that I'll look into the matter as far as the roster is concerned. And as far as the recruitment is concerned, it is a continuous process. We are going on. Question number 487, Shri Jagdish Shettar. प्रश्न संख्या 487, क्या आयुष मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने के लिए कोई उपाय कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री महोदय, जवाब कल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 488, श्री कंवर सिंह तंवर। क्वेश्चन नंबर बोले पहले 488। प्रश्न संख्या 488, क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आवारा कुत्तों की संख्या का लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित जोखिमों तथा रेबीज के मामलों की संख्या के संबंध में मूल्यांकन किया है तथा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं की रोकथाम, उनके काटने से होने वाले घाव के उपचार संबंधी प्रबंधन तथा सभी शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? यदि हाँ, तो रेबीज संबंधी निगरानी को सुदृढ़ करने, रेबीज रोधी टीकों की सुलभता बढ़ाने, कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं संबंधी प्रबंधन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने और जोखिम कम करने के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है? और कुत्तों द्वारा काटे जाने से संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने, पशुओं के कल्याण संबंधी प्रयासों को जन स्वास्थ्य उपायों से जोड़ने और इस संबंध में जन स्वास्थ्य संबंधी प्रभावी संदेश और टीकाकरण का समान कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यापक राष्ट्रीय कार्यनीति क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ने रेबीज और आवारा कुत्तों से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं और समाधान हेतु वन हेल्थ ढांचे के अंतर्गत स्वास्थ्य और पशुपालन तथा शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय तंत्र का व्यापक आकलन किया है ताकि इसे समन्वित और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि हम प्रदेशों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और उनको हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती करने के लिए हम देते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जहाँ तक रेबीज़ का सवाल है, रेबीज़ एक बहुत ही फेटल है, यानी रेबीज़ हो गया तो डेथ निश्चित है, इस तरह की स्थिति होती है। इसके लिए हम सब जानते हैं कि बाइट से होता है, लीकिंग से हो जाता है इन्फेक्टेड एनिमल्स के, और इसमें सीवियर पेन होती है। और इसके लिए हमारे जो प्रयास हम जो करते हैं वो इसका वूंड मैनेजमेंट की हम ट्रेनिंग करते हैं, और वूंड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में उसको सबसे पहले तो इंजेक्शन देना पड़ता है और उसके बाद उसके साथ साथ उसको रेबीज़ का भी वैक्सीन देना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि
इसके लिए हम प्रयासरत रहे। और जहाँ तक इन्होंने कहा तो हम एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी मिल करके इसके दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। माननीय ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? सर मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, जो खुले डांग घूम रहे हैं तो उन्हें कोई जैसे मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनको गले में या पट्टा डाल लें, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो खुले डॉग लोगों को जो काट रहे हैं इसका कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिससे वो डाकू जो हमारे कुत्ते हैं उनका जो अडॉप्ट करें लोग और उनके अंदर पट्टा डालें, उनकी जिम्मेदारी हो। अगर ये इसको खुला छोड़ेंगे तो जनता को काटे तो उनकी जिम्मेदारी हो मालिक की, ऐसा कुछ बन सकता है क्योंकि ये खुले डॉग लोगों को काट रहे हैं, लोग परेशान हैं। नहीं, समस्या सही है इस निश्चित रूप से, लेकिन हमारे मंत्रालय से तो उपचार का विषय आता है। जब किसी को कोई काट लेता है तो उसको हम उपचार करें, ये हमारी जिम्मेवारी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। ये सामूहिकता में सोचने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि हम एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिल करके हम काम कर रहे हैं और भी NGOs को, बाकी सब लोगों को इन्वॉल्व करके, क्योंकि यह व्यापक प्रश्न है। एक सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय इसका जवाब दे सकेगा ये संभव नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय उपचार की ओर पूरा ध्यान देता है। हर जगह वैक्सीन को हम रियल टाइम मॉनिटर करते हैं सप्लाई चेन के लिए कि सब जगह वैक्सीन पहुंची है कि नहीं पहुंची। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोक सभा टुडे। This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.